हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड। और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अर्थात कालवाद। द्वंद्व या द्वंद्ववाद था हीगल का, और भौतिक द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कालवाद। द्वंद्व की जो अवधारणा हीगल ने दी, और हीगल मानता है कि दो व्यक्ति आपस में किसी विषय या वस्तु इत्यादि को लेकर जब बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, और तर्क वितर्क के द्वारा किसी निश्चित यथार्थ या सत्यता का पता लगाते हैं, तो वो द्वंद्व है। तो हीगल ने द्वंद्ववाद की अवधारणा फिट्टे से ग्रहण की, और फिट्टे ने साथ ही साथ हीगल ने भी द्वंद्व की तीन अवस्थाएं बताई: वाद, प्रतिवाद और संवाद। लेकिन हीगल का जो द्वंद्ववाद था वो विचारों में था कि विचारों में द्वंद्व होने से संपूर्ण दुनिया का निर्माण और विकास परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं मार्क्स की, और हमारा जो टॉपिक था वो मार्क्स की ही था, विचार के स्थान पर मार्क्स ने जो द्वंद्ववाद को जो आधार माना वो पदार्थ है। इस पदार्थ को किसी वस्तु के भांति देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, मापा जा सकता है। पदार्थ भौतिक है, जबकि विचार अभौतिक है। इस भौतिक पदार्थ भौतिक होने के कारण ही हीगल का वो मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है वो भौतिक द्वंद्ववाद कहलाता है। तो द्वंद्ववाद की भौतिक द्वंद्ववाद की जो अवधारणा मार्क्स ने दी वो दास कैपिटल के अंतर्गत दी, और एक स्थान पर दास कैपिटल में एक नारा लिखा हुआ है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सत्यबल पाया था और भौतिकता के आधार पर उसे प्ररोध बल खड़ा कर दिया। यदि रैशनता के खोल को निकालना चाहते हो तो तार के रूप से बिल्कुल उलट देना। इस प्रकार की विचारधाराएं मार्क्स की थी। तो वास्तव में यदि मार्क्स के द्वंद्ववाद को या भौतिक द्वंद्ववाद को आप समझना चाहते हैं तो हीगल के द्वंद्ववाद को बिल्कुल पलट देना होगा, उल्टा कर देना है। जहाँ वो हीगल विचार को महत्व देते हैं, जहाँ मार्क्स को पदार्थ को महत्व देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हम अब बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपने भौतिक द्वंद्ववाद के अंतर्गत क्या कमियाँ छोड़ी, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं इत्यादि। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि भौतिक द्वंद्ववाद के अंतर्गत मार्क्स और हीगल की जो तुलना हमने की, उससे पहले हम समानता की बात करते हैं कि दोनों के मध्य क्या समानता है। सबसे पहली बात तो यह है, दोनों ही द्वंद्ववाद को महत्व देते हैं। हीगल भी द्वंद्ववाद को महत्व देता है और मार्क्स भी द्वंद्ववाद को महत्व देता है। ठीक है, ये हमारी पहली समानता रही। इसके बाद में जब बात करते हैं कि हीगल भी द्वंद्ववाद की तीन अवस्थाएं बतलाता है और मार्क्स भी द्वंद्ववाद की तीन अवस्थाएं बतलाता है, तो दोनों विचारक द्वंद्ववाद से सहमत हैं। दोनों ही विचारक द्वंद्ववाद की तीन अवस्थाएं बतलाते हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। इस बात की चर्चा हीगल भी करता है, तो इस बात की चर्चा मार्क्स भी करता है। अर्थात दोनों की दृष्टि से द्वंद्ववाद की तीन अवस्थाएं हैं और दोनों ही द्वंद्ववाद को महत्व देते हैं। तीसरा जो हम समानता देखते हैं वो संघर्ष। दोनों ही विचारक संघर्ष को महत्व देते हैं। अब वो संघर्ष किस प्रकार से होता है, वो तीन अवस्थाओं के कारण, लेकिन संघर्ष जरूर होता है। समाज में परिवर्तन भी होता है, और संघर्ष के साथ साथ बाद में परिवर्तन की बात भी करते हैं। इस प्रकार के दोनों विचारों के मध्य हमें ये समानता देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात यह है, चाहे मार्क्स को या हीगल हो, दोनों ही द्वंद्व और संघर्ष को महत्व देते हैं। दोनों ने संघर्ष को अपनाया है, द्वंद्व को अपनाया है। तीसरा है निरंतर विकास। दूसरा जो इसने डिफरेंस बनाया वो निरंतर विकास है, अर्थात द्वंद्व के कारण समाज, दुनिया, विश्व और प्रकृति में परिवर्तन होता है और वो निरंतर चलता है।
तीसरा जो हमें समानता देखने को मिलती है वह निर्णायकवाद है, अर्थात दोनों विचारक अंतिम निर्णय को कोई न कोई आधार जरूर मानते हैं। जहाँ हीगल विचार को मानता है तो मार्क्स पदार्थ को मानता है, लेकिन निर्णायक तत्व अवश्य मानते हैं जिनके आधार पर संपूर्ण दुनिया के अंतर्गत परिवर्तन होता है। वो निर्णायक तत्व वो दोनों की दृष्टि से लेकिन भिन्न भिन्न हो सकता है, पर यहाँ पर निर्णायक तत्व आवश्यक है। एक पदार्थ को महत्व देता है तो दूसरा विचार कि समाज में किन्हीं किन्हीं कारण से परिवर्तन तो होता है, लेकिन किन कारणों से होता है उसका प्रमुख आधार क्या है? एक का विचार है तो एक का पदार्थ है। और बाद में है दोनों इस बात को अपनाते हैं द्वंद्ववाद के अंतर्गत कि मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन या गुणात्मक परिवर्तन से मात्रात्मक परिवर्तन की विधि को दोनों ही विचारक मानते हैं। तो यहाँ पर ये तो रही समानताएं हैं। सबसे पहला कि दोनों ही द्वंद्व व संघर्ष को महत्व देते हैं, दोनों विचारक के निरंतर विकास की ओर बढ़ते हैं। तीसरा निर्णायकवाद, दोनों विचारक निर्णायकवाद को महत्व देते हैं। और चौथा मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की ओर। और पांचवा हम जो बात करते हैं कि द्वंद्व की तीन अवस्थाएं दोनों मानते हैं इसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद दोनों चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं एक तरफ की क्या असमानता है, तुलना। अर्थात हीगल और मार्क्स के एक तरफ तो समानता की बात करते हैं कि दोनों दृष्टि से या दोनों विचारक किस दृष्टि से समान हैं, तो दोनों द्वंद्व और संघर्ष की बात करते हैं। दोनों विचारक को विकास को निरंतर मानते हैं। दोनों ही विचारक द्वंद्ववाद की तीन अवस्थाएं मानते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। दोनों ही विचारक मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की ओर और गुणात्मक परिवर्तन से मात्रात्मक परिवर्तन की ओर मानते हैं। और अगला निर्णायकवाद, दोनों विचारक अपने अपने निर्णायकवाद को महत्व देते हैं। लेकिन अब हम एक तरफ बात करते हैं असमानता या तुलना अथवा भेद, कि दोनों के मध्य क्या भेद है। सबसे पहली बात यह है कि द्वंद्ववाद का आधार, वहां द्वंद्ववाद को दोनों अपना रहे, जबकि अब हम बात करते हैं कि दोनों के मध्य क्या तुलना है, क्या भेद है, क्या असमानता है। तो सबसे पहले जो बात है वो है द्वंद्ववाद का आधार। हीगल तो मानता है विचार, द्वंद्ववाद का आधार असमानता, नंबर 1 द्वंद्ववाद का आधार। नंबर 2 परिवर्तन। का कारण। नंबर 3 अनुपयुक्त उदाहरण। पानी और वर्ग। नंबर 4 माँ के इतिहास केवल पतन नहीं, इतिहास में केवल पतन नहीं। नंबर 5वां अत्यधिक भौतिकवादी। आत्मा की उपेक्षा। और 6वां है असंगत पूर्ण धारणा। इस प्रकार से हम दोनों के मध्य भेद, अंतर, असमानता या तुलना करते हैं।
लेकिन अब हम बात करते हैं, पहला जो टॉपिक था द्वंद्ववाद का आधार। हीगल मानता है विचार मार्क्स मानता है पदार्थ। पहला अंतर हो गया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जब हम आलोचना करते हैं तो कुछ विचारक मानते हैं कि जहां हीगल द्वंद्ववाद के आधार को विचार को महत्व देते हैं और वहां कार्ल मार्क्स द्वंद्ववाद के आधार को पदार्थ को महत्व देते हैं। अर्थात तो हीगल का विचार है कि समाज में, दुनिया में जो परिवर्तन होता है वो विचारों का कारण होता है, जबकि मार्क्स मानता है कि विचारों में जो परिवर्तन होता है वो पदार्थ के कारण होता है। पदार्थ सर्वदा सत्य है, जिसको हम देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, माप भी सकते हैं, अवलोकन भी किया जा सकता है, वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन भी किया जा सकता है। इसलिए सर्वदा सत्य जो वास्तविक दुनिया में जो है वो परिवर्तन का कारण वो पदार्थ है। दूसरी विचारधारा है परिवर्तन। वो परिवर्तन को तो मानते हैं, लेकिन वो कहता है मार्क्स को जो समाज में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो केवल पदार्थ के कारण, पदार्थ के कारण समाज में परिवर्तन होता है। मार्क्स के अनुसार अर्थात तो समाज में जो परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो पदार्थ है, यह मार्क्स का विचार है। जबकि हीगल परिवर्तन का जो कारण मानता है, परिवर्तन का कारण मानता है वह है विचार। विचार तो पहला जो भेद था, जो पहला जो अंतर था दोनों मध्य के, जहां हीगल जो द्वंद्ववाद का आधार मानता है वो विचार है और मार्क्स मानता है पदार्थ को। उसके बाद दूसरा जो हमारा अंतर देखने को मिलता है वो परिवर्तन, कि समाज में परिवर्तन को जो प्रमुख कारण मानता है मार्क्स वो पदार्थ है, कि पदार्थ में परिवर्तन के कारण संपूर्ण दुनिया में परिवर्तन होता है। जबकि हीगल मानता है कि विचारों में परिवर्तन होने से संपूर्ण दुनिया में परिवर्तन होता है। ठीक है। बाद में तीसरा है अनुपयुक्त उदाहरण। मार्क्स का विचार है कि द्वंद्ववाद के कारण समाज में जो परिवर्तन होता है, अर्थात मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन। जबकि मार्क्स इस बात को नहीं मानता कि पानी का एक ही रूप है, बल्कि उनके विपरीत गुण अवश्य होते हैं। कभी कभी पानी का भाप बनना और भाप के बाद पानी का बनना, बर्फ बनना, अनुपयुक्त उदाहरण। अर्थात पानी का बर्फ बनना या फिर भाप पानी का भाप बनना, दोनों ही समान अर्थ है पानी के रूप। कोई मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन से मात्रात्मक परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं है। वस्तु हमारी एक ही पानी है और पानी को कभी भाप भी बनाया जा सकता है तो पानी को कभी बर्फ भी बनाया जा सकता है। ये गुणों में अंतर है, बल्कि विपरीत धारणा नहीं है। ये मार्क्स की बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि इतिहास केवल पतन नहीं, इतिहास केवल पतन नहीं बल्कि उत्थान और पतन दोनों की कहानी है। हालांकि मार्क्स इस बात को गलत तो संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि इतिहास में केवल पतन ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। उत्थान और पतन दोनों ही इतिहास की कहानी रही हैं। आदिम युग से लेकर के आज तक की तमाम सभ्यताएं नष्ट ही जन्म लेती रहती हैं। इस प्रकार की घटना हम चर्चा करते हैं अन्य विचारकों की दृष्टि से, जबकि मार्क्स इस बात से सहमत नहीं है। मार्क्स केवल इतिहास में पतन की कहानी बताता है, यह सर्वदा असत्य है।
भौतिकवादी। मार्क्स अत्यधिक भौतिकवादी है कि दुनिया में जो सब कुछ है वो पदार्थ है, पदार्थ का ही गाना गाते हैं, जबकि हीगल या अन्य विचारक इस बात से सहमत नहीं है। वो इतिहास के साथ साथ पदार्थ को भी मानते हैं, अर्थात विचार से ही पदार्थ का निर्माण होता है, बल्कि पदार्थ से विचार का निर्माण कभी नहीं होता। अगर होता है तो मार्क्स की दृष्टिकोण, जहां हीगल मानता है कि दुनिया में सबसे पहले विचार उत्पन्न होता है, विचार के कारण पदार्थ में अवस्थाओं में परिवर्तन आता है, पदार्थ जन्म लेता है, जबकि हीगल मानता है कि विचार के कारण ही पदार्थ, जबकि मार्क्स कहता है कि पदार्थ के कारण ही व्यक्ति के अंतर्गत चेतना आती है, विचार उत्पन्न होता है। ये भी एक धारणा उनकी थी। आत्मा की उपेक्षा, हीगल विवेक आत्मा को सर्वदा सत्य मानता है, जबकि हीगल आत्मा की उपेक्षा करता है। यदि आत्मा सत्य नहीं होती, दुनिया में विचार की उत्पत्ति कैसे होती? लोग आत्मा को क्यों महत्व देते हैं? ये भी बात निराधार असत्य है। असंगतपूर्ण धारणा, अर्थात मार्क्स की जो धारणा है वो असंगतपूर्ण है, कहीं भी किसी भी दृष्टि से संगतपूर्ण नहीं है कि दुनिया में सर्वदा सत्य ही सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल सत्य के साथ साथ कुछ अपने आप में भौतिक पदार्थ के कारण विचारों में नहीं, बल्कि विचार के कारण भौतिकता में परिवर्तन होना आवश्यक है। तो ये रही हमारे यहाँ पर हीगल और मार्क्स की असमानता।